अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, वैक के क्वेश्चन थोड़े से जो आपको होमवर्क दिया था पहले मैं उसको ऐसे ही गो थ्रू करवा दूं, और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दफा फिर दोबारा देख लो। बैंक के केस में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि जब भी बैंक का केस आता है तो बैंक का बजाते खुद जो वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। और एक और बात बताई थी कि जब बैंक गिवन होता है ना, तो आपने जो मार्केट वैल्यू लेनी होती है सबकी इन टोटल लेनी होती है। और ये इस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ बातें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा हुआ है 10 मिलियन हैज शेयर्स और उसकी वैल्यू कितनी है 4.2 और कॉस्ट कितनी है 7.5%। जब हमने करना होता है यहां पर हम लिख लेते हैं सोर्स, यहां पर लिख लेते हैं उसका कॉस्ट, यहां पर लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू और फिर एंड पे ये तो जब पहले वाले कॉलम हो जाए फिर तो ये बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी हमारे पास जो के है वो तो है 7.5%। जो मार्केट वैल्यू है वो 4.2 एक शेयर की है या सब की है, ईच विद वैल्यू ऑफ 4.2। और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो किया हुआ है, इसके अंदर बैंक है या नहीं, इट हैज अ बैंक लोन ऑफ ₹5 मिलियन। इसका मतलब है हम 4.20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन, 4.20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी 42 मिलियन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 30 मिलियन रुपीज 5% बॉन्ड विद मार्केट वैल्यू 101 और आफ्टर टैक्स कॉस्ट है 3.5%। तो बॉन्ड की बात आ गई, तो क्या लिखूं मैं 3 अगर ये प्री टैक्स होता तो मैं इसको पोस्ट टैक्स खुद बनाता। अगर ये प्री टैक्स कॉस्ट होती, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने लेना है ना, और ये 5% क्या है भला, ये तो कूपन रेट है, 5% क्या है। अब वो कहते हैं आपके पास जो 30 मिलियन के शेयर्स है ना, अब इसकी मार्केट वैल्यू 101 रुपए है। अब आप कहेंगे कि अगर ये होते ना 30 मिलियन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो मैं 30 को 101 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये 30 मिलियन तो रुपीज में है, और ये 30 मिलियन जो रुपीज में पड़े होते हैं, ये इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है 100। हम फेस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे 101 से। देखिए फेस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर डाटा पड़ा होता है ना, वो याद रखें फेस वैल्यू पे पड़ा होता है। अगर उसे एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, वो शेयर कैपिटल अंदर की नहीं पड़ी थी, वो क्या किस नाम से पड़ी होती, शेयर प्रीमियम के नाम से या प्रीमियम के नाम से या रिजर्व के नाम से। तो ये आपके पास 30 को 100 पे डिवाइड करो, 101 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, कितना 30.3 मिलियन। ये बात समझ लगी, 30 मिलियन इन फॉर्म ऑफ अमाउंट हमारे पास था, और हमें चाहिए था 101 के हिसाब से, और जो गिवन है वो किस हिसाब से पड़ा था 100 रुपए के हिसाब से, तो हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई। उसके बाद कहता है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 5 मिलियन, और आपको पता है 5 मिलियन पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू है। और ये क्या लिखा हुआ है whose आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 3.52%, बैंक 3.2 पर, वो खुद ही उसने कह दिया आफ्टर टैक्स है। अगर वो हमें टैक्स रेट बताता और ये साइलेंट होता, तो आपको याद है कि हमने क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको नेट ऑफ टैक्स करने के लिए। आगे वो कहता है 2 मिलियन आपके पास पड़े हुए हैं, 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं या अमाउंट है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 whose मार्केट वैल्यू इज 1.33। किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से या 1.33 से, तो 2 को 1.33 से मल्टीप्लाई करें 2. और इसका whose कॉस्ट इज 6%। अब यहां पर परेशानी भला क्या होगी, कुछ लोग 8% को भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन 8% क्या है भला, उसका कूपन रेट है, 8% क्या है उसका कूपन रेट है।
तो हमने तो कॉस्ट लेनी होती है, कॉस्ट ऑफ डेट लेना होता है। तो ये अब आगे आप अपना फाइंड कर सकते हो। अब देखो जरा, इसमें अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ ले। कन्वर्ट करने का तरीका, अगर ये बैंक का रोला ना होता तो हम ये डाटा भी मार्केट वैल्यू की जगह ले सकते थे। अगर बैंक का मसला ना होता तो 4.2 ले लेते, 101 ले लेते और 1.33 ले लेते। क्योंकि मार्केट वैल्यू बैंक की गिवन थी तो फिर हमें सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, टोटल मार्केट उसकी फाइंड करनी पड़ी। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगला सवाल आपका हो जाना। हाँ जी, कोई बात नहीं पूछनी तो अब्दुल समद आपने पिछला कवर करना शुरू कर दिया? नहीं, वो डेट वाइज लेक्चर थे, डेट के हिसाब से 8 तारीख का, 9 तारीख का, इस तरह से मैंने डेट वाइज ही अपलोड किए हुए। बट ठीक, हाँ जी, वैसे 8 तारीख से तो वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया था, ये तो बाद में। ठीक है, हाँ जी, यहां पर देखें उसने कहा है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको गिवन है, 1.2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 25 रुपए का एक है और ₹30 मिलियन हो गया। रिजर्व को छोड़ दो, 9% लोन आपके पास पड़ा हुआ है 30 मिलियन का। वैक फाइंड करना है जी हमने। कहते हैं ऑन 31 अगस्त 2003 द शेयर वर कोटेड 121 कम डिविडेंड विद ऑफ ₹5.2 पर शेयर ड्यू शॉर्टली। तो ये जो 121 है यही मार्केट वैल्यू ले ले? नहीं, क्या करेंगे, कम डिविडेंड है ना, तो इसमें 1 साल का डिविडेंड माइनस कर देंगे। और कौन सा जो गिवन है या जो कमिंग ईयर में एक्सपेक्टेड है। ओवर रिसेंट ईयर डिविडेंड हैव इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% और दिस रेट इज कंटिन्यू इन द फ्यूचर। द लोन स्टॉक इज ड्यू टू द रिडीम्ड एट पार 31 अगस्त 2005। यहां ये कौन सी डेट है, अगस्त 2003। कितने टाइम के बाद रिडीम हो जाना है, 2 साल बाद। कहते हैं इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 अगस्त, द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5.5% और टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट इज 30%। आए जरा इसका पहले हम देखें, आपको चाहिए वैक। वैक का पहले फॉर्मेटी पेपर में लिख लिया करो, काम आसान हो जाता है आपके लिए। अगर मैं वैक का लिखूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, सोर्स। कौन कौन से सोर्स हैं, एक इक्विटी है और एक लोन स्टॉक। यहां पर मैं के लूंगा और यहां पर मैं लूंगा मार्केट वैल्यू। क्या मुझे ऑर्डिनरी शेयर्स का के गिवन है? क्या के ई मेरे पास है? नहीं है। तो के ई का फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होगा, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू, यही फार्मूला बनता है ना। क्या आपको सारी चीजें गिवन है या नहीं? डी गिवन है, जी गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे तो के ई आ जाए। तो करें जरा के ई फाइंड। डी कितने आपके पास, 5.2, 1 प्लस जी कितना है 0.05 ओवर मार्केट वैल्यू कितनी है 115.8 प्लस 0.0, ये मेरे पास के ई आ जाएगा। किसमें आगे क्या लिखा हुआ है, वो देखिए मेरी बात सुनिए, जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो ना, वो एस्टिमेट करना होता है अगले साल के बारे में। जब अगले साल के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं ना,
तो उस अगले साल के बारे में हम वो बात करते हैं कि सिर्फ उस साल के लिए हम अपनी मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं, सिर्फ उस एक साल के लिए। ये तो हमने कॉन्टिन्यूसली फाइंड करना है, ये तो आगे सारे सालों का इन्फ्लो हमने देखना है, सिर्फ उस एक साल की मार्केट वैल्यू नहीं टेस्ट कर रहे, ओवरऑल हम ले रहे। हाँ जी बताएं कितने आ गया? 9 पॉइंट, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 115.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ये बात हमें लगी, 115.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। 115.8 क्या चीज है? एक शेयर की मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड, और 1.2 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अब कहेंगे सर यहां पर तो बैंक का जिक्र ही नहीं है, फिर भी आप ये ले रहे हैं, तो मुझे बताओ ये जो 9% लॉन स्टॉक गिवन है आपको, ये 30 मिलियन, ये नंबर ऑफ लॉन स्टॉक्स है क्या? ये भी तो टोटल है। जब किसी की और की टोटल मार्केट वैल्यू ले रहे हो ना, तो फिर सबकी टोटल मार्केट वैल्यू ले। जब किसी और के पर शेयर सब गिवन है तो फिर पर शेयर पर यूनिट ले सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे आए, वो कहता है पोस्ट टैक्स ऑफ द लॉन स्टॉक इज 5.5%। अब क्या आपको लॉन स्टॉक की मार्केट वैल्यू गिवन है या नहीं? तो हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिस तरह से मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बताओ मार्केट वैल्यू फाइंड करने के तरीके में ईयर्स लेते हैं, कैश फ्लो लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। पहले बताएं शुरू में कहां से करूंगा, 0 से या 1 से? 1 से, 1 और 2। अब मुझे बताएं वो क्या कह रहा है कि द लॉन स्टॉक ड्यू रिडीम्ड एट दिस इंटरेस्ट पेएबल एनुअली, और उसने कुछ भी नहीं बताया। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताएं कैश फ्लो कितना है मेरा? 3 2 को 2 बदलाव कैसे? आप कहां पर खड़े हैं? ये तो हमारा 0 हो गया। ये कौन सा साल हो गया हमारा? 31 अगस्त 2003 0, और अगला साल कहां खत्म हो गया? 31 अगस्त 2004, फिर 31 अगस्त 2005, अगले 2 साल। हाँ अगर हमारा होता है ना IRR वाला, तो फिर हम 0 से शुरू करते, फिर 31 अगस्त 2003 भी लेते, 31 अगस्त 2004, 31 अगस्त 2005। ठीक है, हाँ जी बताएं जरा मैं यहां पर क्या लिखूं, 1 के सामने क्या लिखूं, कैश फ्लो क्या लिखूं, ये सवाल आपके सामने है। कितना कैश फ्लो लिखूंगा? उसका, उस लॉन स्टॉक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5.5%, ये उसकी हेडिंग गिवन है। आपने मुझे ये बताना है कि मैंने वहां पर क्या अमाउंट लिखूं। लाइक को तो रहने तो लाइव बताए। हाँ जी 9% लूंगा। अब इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे 30 के ऊपर भी 9% ले सकते हो, 30 का 9% भी ले सकते हो। अगर 30 का 9% लेते हो ना, मैं दोनों तरीके बता देता हूं, और ये ना चीजें आपको ना वैसे प्योरली पता होनी चाहिए। मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप करें 100 का 9% ले, कितना आ गया 9, और उस 9 का ले ले 70%, तो 6.3। एक तरीका ये बताओ, आपको पता चला क्या किया? हमने बॉन्ड समझा, लॉन स्टॉक समझा 100 रुपए का, उस 100 रुपए के ऊपर 9% उसका कूपन रेट है, नजर आ रहा है 9%। तो यहां पर तो 9% ही लेना था ना, तो जब मैंने 9% ली तो वो 9 आ गया, और टैक्स रेट कितना है 30%, मैंने उसको नेट ऑफ टैक्स कर दिया, तो वो कितना हो गया 6.3। या दूसरा तरीका कार क्या था, आप ऐसा करो 30 का लो 9%, कितना आ रहा, उसको 30 का 9% उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, कितना 1.8 या 1.89। अच्छा 30 को आपने ले लिया, वो मिलियन में ले लिया 1.89,
1.89। अच्छा ये 106 नहीं आना, यहां तो 100 आएगा ना, क्योंकि 6.3 तो ऊपर लिख दिया। 1.89 और यहां पर लिख देना है 30। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो या इसके ऊपर अप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ये पता चला जो 30 वैल्यू गिवन थी वो 30 मिलियन है बेसिकली। जो 30 वैल्यू गिवन थी उसका डायरेक्ट परसेंटेज ले लो और उसकी फेस वैल्यू एंड पे वही ले। और अगर आप कहते हो नहीं हम पर यूनिट के या 100 वाले के आदि बने हुए हैं तो उसको 100 अज्यूम करो, तो 100 अज्यूम करके तो इस तरह से कर लो, आपका एग्जैक्ट सेम आंसर है। डिस्काउंट फैक्टर कितना है खुद अज्यूम करेंगे या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू के अंदर खुद अज्यूम करने का कोई मजाक नहीं है। IRR के अंदर खुद करना है, यहां पर नहीं करना। तो कितना है 5 पॉइंट, हम तो करो जरा 1 डिवाइडेड बाय 1.055, 1 डिवाइड बाय 1.055 करना है, कितना आया 948। फिर डिवाइड बाय 1.055 0.898। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, पहला कितना आ गया 5.9, दूसरा 5.66 और ये तो आ गया 89.8। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 101.43, 101 हाँ यहां पर मुझे बताएं क्या मैं यही वैल्यू यहां पर लिख दूं? कैसे करूंगा? 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कितनी निकाली वैल्यू 101.43, 101.43। और अगर आप वो 30 वाले मेथड से करते वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। अगर आप 30 वाले मेथड से करते ना, ये जो आपने मार्केट वैल्यू फाइंड की है ये किसकी मार्केट वैल्यू फाइंड हुई है? 100 के हिसाब से। और हमें किसके हिसाब से चाहिए? 30 की टोटल मार्केट वैल्यू चाहिए, तो टोटल मार्केट वैल्यू लिखेंगे कितनी 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 101.43 कितना 30.4। चलिए जी इस तरह से क्या यही आएगी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ना। वो इसमें इस तरह से करनी थी ना, आप पहले 1 को इससे यानी इसको मल्टीप्लाई करें ना, इससे 1.89 को मल्टीप्लाई करें 0.894, 1.89 को करें जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रही है 1.74 और फिर मल्टीप्लाई करें 1.89 को मल्टीप्लाई करें 0.898 से 1.6 और 30 को भी फिर मल्टीप्लाई करें 0.898 से, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.898, ठीक है। तो यहां पर कितना आ रहा है कितना 26 पॉइंट, चलो जो भी आ रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 पॉइंट। देखिए जिस दिन आपको फाइनेंस सही वाला समझ लगा ना, तो फाइनेंस का सवाल गलत किया आप ना ऐसे न, जैसे मर्जी सवाल करोगे आपको ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए सही पता होना जरूरी है। जैसे इसको एक और तरीके से अगर करना चाहते थे तो ये पर यूनिट भी हो जाना था। पर यूनिट मतलब कैसे, आपके पास यहां पर ये 115.8 है ना, यहां पर आप लिखते हैं 101 पॉइंट कितना आया था 100 के हिसाब से 101.43। सिर्फ ये दो वैल्यू लेकर भी कर सकते थे, ये पर यूनिट होती ना, ये क्या थी दोनों पर यूनिट, तो पर यूनिट के हिसाब से भी हो जाना था, या फिर ये वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके लेते तब भी आंसर सेम ही आना था। चलो अभी मैं इसका फाइनल आंसर लिखने लगा हूं।
ये बात समझ लगी? तो फाइनल आंसर इसका ये है कि सोर्स मेरे पास था इक्विटी और लॉन स्टॉक, इसके के हमने फाइंड कर लिए, एक का के फाइंड तो हमने खुद किया था, कितना आया था 9.7% और दूसरे का है 5.5%। मार्केट वैल्यू, अब मेरे पास जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 2 तरीके बताने लगा हूं, 115 पॉइंट, या तो ये ले लो बस, अगर ये लोगे ना तो फिर यहां पर आपको 101.43 लेना पड़ेगा, आपका सवाल हो जाएगा, या 115.8 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो यहां पर फिर क्या करोगे 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 101.43, ये कितना आएगा 30.43, इसको मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है 138.96। इनमें से जो भी डाटा लोगे, पर यूनिट लोगे तो दोनों का पर यूनिट, टोटल लोगे तो दोनों का टोटल, और टोटल भी डिफरेंट तरीके से लिया जा सकता है, आगे तो फिर आपका सवाल हो जाना है। क्लियर होगी बात? दोनों से आप आंसर निकाल के चेक कर लेना, आपका आंसर बराबर है, दोनों की वजह से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क कब आएगा भला, एक आप पर यूनिट ले लोगे और दूसरा आप पे टोटल ले लोगे, तो फिर ऐसा ही होगा ना, किसी के कान है किसी का सींग है किसी के, फिर वो आपस में वो चीज मैच नहीं होनी। हाँ जी, अगले सवाल पे चले फिर, इसका अगर आंसर किसी ने निकाल लिया तो बता दे। 8.95 पर चेक कर लेना जरा। अगला सवाल क्या था इसमें, था ये खत्म हो गया इसके, ये था 21 भी था 13, तो ये कौन सा किया आपने, जी 14 था, 30 भी देख लो। 20 million with the value 6 rupees whose cost is 9%, or debt capital with the market value 80 million and before tax cost is 6% and tax is 30%। इसमें सिंपल क्या मसला था, 6% मल्टीप्लाइड बाय 70% करना था, ये कितना आ जाता 4. बाकी तो मेरे में कुछ भी नहीं है, के कितना आ गया मेरे पास 9% और 4.2%। मार्केट वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, 6 लिखूं या 120 लिखूं, 120, भला क्यों, क्योंकि ये इन टोटल है। सवाल हो गया, सिर्फ इसमें एक इश्यू था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट गिवन था ना वो प्री टैक्स था, हमने उसको पोस्ट टैक्स बनाया, बस ठीक होगी बात। नेक्स्ट पास पेपर पे चलते हैं, बस ये जो आपने घर से कर लेना ना क्वेश्चन, वो एक 21 हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देखें बड़े अजीब अजीब तरीके से गिवन होंगे, जितने मर्जी अजीब से सवाल हो, हमारा इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर ना अगर कोई ताल्लुक है ना तो सिर्फ इस पोर्शन के साथ है, एक ये या कोई उसके अलावा कोई डेट वगैरह गिवन होंगे, बाकी सारा हमारे साथ कोई लिंक ही नहीं है। वो बैलेंस शीट आपको पूरी भर के दे देगा, पूरा पेज बैलेंस शीट का होगा, हमने सिर्फ हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, फाइनेंस को देखना है बस। और फाइनेंस वाला पोर्शन क्या होता है, इक्विटी वाला और लायबिलिटी वाला, और वो भी हमने वर्किंग कैपिटल निकाल देना है, नॉन करंट लायबिलिटी देखनी है, करंट लायबिलिटी वो भी नहीं देखनी। चलें अभी ये बड़े सवाल बाद में देखते हैं, हम पास पेपर पे चलते हैं। चौथा सवाल था, और इस क्वेश्चन में देखिए नंबर इसके देखें तो 15 नंबर है, और ये तकरीबन आपको पता है कि 15 नंबर ही इस 2 चैप्टर में से है। सी पार्ट देखिए, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट एलक्यू मे नीडेड टू कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू फाइनेंस एक्सपेंशन बाय इशूइंग शेयर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड। कहता है कन्वर्टेबल बॉन्ड या शेयर इशू करने से पहले
कौन सी बातें कंसीडर करनी है। 6 बातें हमने बताई हुई है और उसने उसमें से कितनी पूछ ली है, 4। सबसे पहले अमाउंट कितनी चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड। कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए पैसे चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा डेट मोर फ्लेक्सिबल है देन अदर। और आपको पता है हमने कहा था इक्विटी वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिविडेंड देना ऑब्लिगेशन भी नहीं है, आप दे दो ठीक है, नहीं दे दो ना दो, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप पर कोई भी शेयर होल्डर केस नहीं कर सकता कि भाई आपने, या वो आपको कहेगा जी बैंक करप्ट डिक्लेयर करो इनको, ये डिविडेंड नहीं दे रहे। लेकिन जो लोन वाले होते हैं वो आपको बैंक करप्ट डिक्लेयर करवा सकते हैं। फिर दूसरा क्या पड़ा था, रीपेमेंट भी कंसीडर करते हैं और इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखते हैं। ये 6 चीजें हमने बताई थी कि हमने कंसीडर करनी है जब भी कोई फाइनेंस लेते हैं। तो ये वो कौन सी 6 चीजें हैं, उर्दू में बता दे। आपने शेयर इशू करके पैसे कंपनी के लिए लेने, बेस जब पता चलेगी ना, आप लोग वैसे ही नहीं फेल हो सकते। हमें ना रट्टा लगाकर पास करना, आप लोगों की ज्यादा एनर्जी लगेगी। बात को सुना भी करो। आपको पैसे चाहिए और आपके पास ऑप्शंस है कि या तो आप कन्वर्टेबल बॉन्ड या इक्विटी। वो कहता है जब भी पैसे चाहिए होते हैं हम कौन सी बातें कंसीडर करते हैं। पहली बात, अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी होगी। फिर टाइम, कितने टाइम के लिए चाहिए, ड्यूरेशन इसे हम बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी देखेंगे। इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या सीखा था पता है, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गियरिंग रेशियो। अगर आपके पास हाई गियरिंग है ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बताओ शेयर इश्यू करोगे तो या लोन लोगे। हाई गियरिंग के केस में शेयर इश्यू करेंगे क्योंकि लोन तो पहले ही ज्यादा है। पहली बात तो है किसी ने देना नहीं है, अगर दे भी दिया तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस सही नहीं होगा। वो लोगों को बुरा लगेगा कि सारे लोग कहेंगे कि यार आप तो इंटरेस्ट की मद में सारे पैसे देते रहोगे। तो अगर लो गियरिंग है तो लोन ले लो, अगर हाई गियरिंग है तो शेयर इशू कर लो। तो इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखते हैं। ये 4 नंबर का सवाल पेपर में आया, फ्री के नंबर थे। फिर वो कहता है एग्जिस्टिंग वैक फाइंड करो। फिर कहता है वो जो प्रपोजल है ना, 2 प्रपोजल है मेरे ख्याल में, कहता है वो भी फाइंड करो। कहता है कि आप नए शेयर इशू करोगे या बॉन्ड। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग की तरफ आते हैं। देखिए सवाल का क्या करता है, कभी वो ये डाटा, ये इसके जो नीचे डाटा है ये है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग डाटा या तो शुरू में दे देगा, बाद में ऑप्शन दे देगा। क्या जैसे इस सवाल में शुरू में कहता है जी मुझे 50 मिलियन चाहिए। पता है ये 50 मिलियन क्या है, नए फाइनेंस की मार्केट वैल्यू, नए फाइनेंस की। कहता है 50 मिलियन कैसे पूरा करना है, कहता है शेयर इशू कर लो, जिससे आपका बीटा कितना हो जाएगा 1.2। शेयर इशू नहीं करोगे बीटा कोई और है। हाई रिस्क फाइनेंसिंग है या लो रिस्क है, मार्केट से 1.2 बीटा की वजह से हाई रिस्क है या लो रिस्क है एज कंपेयर टू मार्केट, हाई रिस्क है। मतलब कैसे, बीटा अगर 1 से ज्यादा हो ना तो हाई रिस्क होता है। बीटा 1 हो तो जितना मार्केट में रिस्क है उतना ही हमारा है, हम कोई लोगों से अलग नहीं है। और अगर इससे कम होगा तो हम मार्केट से कम रिस्क पे जा रहे हैं। फिर वो कहता है या दूसरा काम ऐसा करो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दो। कन्वर्टेबल बॉन्ड 1000 रुपए के हिसाब से वो कहता है, और कहता है कि आप जब कन्वर्ट करोगे ना 3 शेयर 4 साल के एंड पे, और मार्केट वैल्यू क्या होगी तब, शेयर एक की 400 रुपए। एग्जिस्टिंग डाटा में वो कहता है देखिए 15 नंबर ये वाले, बल्कि एमएफए के अंदर कोई भी, मैं कहता हूं ये जो 53% रिजल्ट आया है ये बहुत कम है एमएफए। इसका रिजल्ट 80% से भी ऊपर जाना चाहिए। ये बहुत आसान पेपर होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप कोशिश कर लो। हाँ ये भी वो इस वजह से फेल होते हैं कि वो इसको बहुत ही लाइट ले जाते हैं, क्योंकि ऑडिट और R2 के साथ इसका मुकाबला होता है ना, तो इसको वो कहते हैं ठीक है ये तो अपना ही है, तो इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा इजी ले लेते हैं।
लेकिन इजी तो हमें नहीं लेना इसको भी। अब देखिए यहां पर वो कहता है ये पुराना डाटा एग्जिस्टिंग दे रहा है, कैसे? 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 1 मिलियन सॉरी, 100 का एक, ये जो 100 का एक है ये फेयर वैल्यू है या फेस वैल्यू है? ये फेस वैल्यू है। और ये 100 मिलियन उसकी कॉस्ट आ गई। बैंक भाई साहब भी आ गया साथ ही, 100 मिलियन। कहता है गवर्नमेंट क्या है, 8%। ये क्या चीज है? गवर्नमेंट का फंड क्या होता है? रिस्क फ्री। गवर्नमेंट का फंड क्या होता है? रिस्क फ्री। और एवरेज होता है मार्केट का। बीटा यहां पर क्या चल रहा है? 1.3। टैक्स कितना है? और ये उसने डिविडेंड दे दिए 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 10, 11, 12, 14। मुझे ये बताओ यहां पर डिविडेंड कांस्टेंट है या ग्रोइंग होगा? ग्रोथ हो गई। क्यों? क्योंकि 10, 11, 12, 14 ग्रोथ है। कहता पहले तो एग्जिस्टिंग वैक बताएं। एग्जिस्टिंग वैक होगा सिर्फ इसका। क्या चाहिए हमें एग्जिस्टिंग वैक के लिए? इक्विटी और बैंक लोन। इक्विटी का के ई गिवन है, ये फाइंड करना है तो फाइंड कर लो। ये देखिए के ई बराबर है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ कितना गिवन है? 8%। बीटा है 1.3, आर एम है 12% माइनस 8%, कितना? 13. बीटा आ गया। अब आपको मार्केट वैल्यू भी चाहिए, मार्केट वैल्यू भी नहीं गिवन, तो मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? डी 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। तो पहले तो जी भी फाइंड करना पड़ता है। जी बताओ फिर। जी 14 ओवर 10 होल पावर -1, तो कितना आ गया जी? 11.87%। आए जनाब। डी कौन सा लेंगे? 10, 11, 12 या 14? गुड। 14 इंटू 1 प्लस जी 0.1187 ओवर के ई 0.132 माइनस 0.1187। ये हमारे पास मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? क्या देख के बता रहे हो? 11 वो एक शेयर की वैल्यू पहले बताओ ना, वो थोड़ी सी आएगी। कितनी? 11, अच्छा 117 ये आ रही है। देख लो एक बार फिर भी। ये तो एक शेयर की है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन। तो हम इसको मिलियन में लिखेंगे तो 11,177.580 रहने देते हैं। मिलियन में अगर लिखना है ना हमने, रुपीज इन मिलियन ले लेते हैं। ये है ये हमारे पास एक शेयर की वैल्यू, और हम इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 1 मिलियन। तो एग्जिस्टिंग वैक आपके पास आ गया। फाइनेंस, इक्विटी, बैंक के 13.2%, और इसका कितना है बैंक का? 11% का 70% लो, 7.7। मार्केट वैल्यू रुपीज एंड मिलियन कर लेते हैं। हाँ जी, इसका 117.58,
क्योंकि मिलियन से मल्टीप्लाई किया ना 1 मिलियन से, तो वही अमाउंट आ गई। और बैंक की यही वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, कितनी लिख दूं मैं, 100 लिखूंगा, क्योंकि वो 1000 में गिवन थी, हमने मिलियन में लिखनी है, और अगर 1000 में लिखनी है तो ऊपर भी 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे एग्जिस्टिंग वैक। एग्जिस्टिंग वैक के लिए क्या करेंगे, के मल्टीप्लाइड बाय, आगे तो हो जाएगा ना, आगे तो फिर इसके सम को इसके सम पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर। यहां पर देखें ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 पे बीटा चेंज हो रहा है, बीटा चेंज होने से हमारा के ई चेंज हो जाएगा। याद रखें बीटा चेंज होने से सिर्फ के ई चेंज होगा, बाकी रिस्क फ्री और मार्केट रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम नया के ई फाइंड करेंगे। हाँ जी, नया के ई कितना आ गया हमारे पास, 0.08 प्लस 1.2 इंटू 0.12 माइनस 0.08, कितना। अच्छा, क्या इसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा जो दूसरे शेयर्स हैं? तो बीटा चेंज हो गया तो मार्केट वैल्यू भी चेंज होगी। आपका बीटा चेंज हो गया ना, तो अब मार्केट वैल्यू भी चेंज हो। दोबारा मार्केट वैल्यू भी फाइंड करेंगे फार्मूले के साथ, D14 इंटू 1 प्लस 0.1187 था, ओवर नया के ही हमारे पास आ गया 0.128 माइनस 0.1187, ये हमारी नई मार्केट वैल्यू आ गई 1684, और इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑप्शन 1 का वैक देखिएगा जरा। अब मैं वो आपको ना एक ही तरीके में रख रहा हूं, आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर ना डिफरेंट तरीके लिखे हुए हैं, हम अपना वो एक ही तरीका रखते हैं। यहां पर फाइनेंस लिख लेते हैं, यहां पर के, और यहां पर मार्केट वैल्यू। अब फाइनेंस हमारे पास एक तो हो गया इक्विटी, एक हो गया बैंक लोन, एक हो गया एडिशनल इक्विटी। हाँ जी, क्या रेट है, 12.8%, 7.7%, 12.8%। बताएं जरा मार्केट वैल्यू कितनी है, 1684 मिलियन, 100 और 50। ये देखें, ये तो नई मार्केट वैल्यू हमने फाइंड की ना, 100 बैंक की गिवन है और 50 मिलियन नए हमें फाइनेंस चाहिए था, वही उसकी मार्केट वैल्यू थी। और आगे आपने खुद कर लेना। ऑप्शन 2 आगे तो हो जाएगा ना। ऑप्शन 2 देखें जरा, यहां पर आई कैप ना आपसे गड़बड़ करवा सकता है। देखें, फाइनेंस ई, बैंक और बॉन्ड। मुझे पता है के कितना लिखूंगा मैं, क्या 13.2% लिखूंगा या 12.8% लिखूंगा। अब के ही दो ऊपर आ चुके हैं आपके पास। 12.8 तब होता जब नया शेयर इशू करता, अगर शेयर इशू नहीं करूंगा तो बीटा तो पुराना रहेगा। या तो वो कहता है ना बॉन्ड इशू करके भी बीटा चेंज हो जाता, तो फिर के उसका भी चेंज कर देता, तो वो कितना आएगा 13 पॉइंट। तो फिर मार्केट वैल्यू कौन सी आएगी, वो भी 13.2% वाली आएगी, 1177, 7.7%, 100, और बॉन्ड यहां पर तो 50 आएगा। इस बॉन्ड का मैं के बी फाइंड करूंगा, केडी कह लो। कैसे, यहां पर उसने बताया हुआ है 1000 रुपया उसकी फेस वैल्यू है और कन्वर्ट हो जाएगा 3 शेयर्स के अंदर। तो मुझे कोई कन्वर्जन वैल्यू बता दे, 3 शेयर एक बॉन्ड के बदले, और उसकी कीमत कितनी है 400 रुपए, टोटल कितना हो गया 1200। और अगर कन्वर्ट होता तो कितने पैसे देता,
रिडीम होता तो 1000 तो उसकी फेस वैल्यू है, तो रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बताई, तो ये 1000 ही है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू बताई होती तो हम रिडेम्पशन वैल्यू लेते, अगर नहीं बताए थे तो फिर वही फेस वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू है। तो बताओ 1200 लेंगे या 1000 लेंगे? 1200। तो हमें पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी, ईयर्स 0 1 2 3 4, फिर हमें यहां पर लिखने पड़ेंगे अपने कैश फ्लो। कितने परसेंट है जनाब? 10%, और टैक्स है 30%। हाँ जी, कितनी अमाउंट लिखूं? पहले तो 1000 लिखूंगा ना। 70। 7 क्यों नहीं लिखा? 1000 का बॉन्ड है, 1000 का बॉन्ड है तो उसके ऊपर 10% लिया तो 100 आया, और उसका 70% लिया तो 70 आया। तो ये भी 70, ये भी 70, यहां पर लिख लूं 1270। 1200 उसकी कन्वर्जन वैल्यू और 70 रुपए उसका इंटरेस्ट। एक दफा डिस्काउंट फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर इसका डिस्काउंट फैक्टर, और फिर इसकी प्रेजेंट। आगे हो जाएगा ये? आगे तो सिंपल आपने ये यहां पर के लिखना है और ये के शिफ्ट कर देना है, फिर यहां से आपका आ जाएगा, और जिसका वैक कम होगा वो हमारा आंसर। चलें जी, कल के लिए आप फिर एक तो पिछला 1-2 सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 1 पहला और तीसरा पास्ट पेपर का पहला, और ये जो इस बुक के, बल्कि आप ना मैं साल बता देता हूं, ऑटम 24 का और ऑटम 23 का, 23 नहीं, ऑटम 24 और स्प्रिंग 23, ऑटम 24 और स्प्रिंग 23।